वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास जो कि बीए द्वितीय वर्ष से संबंध रखता होगा, उसके द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले पेपर 1 का अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस हमने आपको बता दिया है। तो आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। और किसके भाई? तो एंसेंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास किस ईयर के लिए? तो सेकेंड ईयर के लिए। ध्यान रखेंगे, सेकेंड ईयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। यानी कि बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित यह लेक्चर होगा। ठीक, प्राचीन इतिहास को अंग्रेजी में एंसेंट हिस्ट्री कहा जाता है। द्वितीय प्रश्न मतलब सेकंड पेपर अर्थात पेपर नंबर 2। उसके बाद में जिसका नाम क्या है? भारतीय पुरातत्व के तत्व। क्या? भारतीय पुरातत्व के तत्व मतलब क्या है? एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। क्या? एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ओके, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। 2022 के आगे जो आगामी परीक्षाएं हैं या फिर आने वाले जो वर्ष हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बात करते हैं सबसे पहले आपका जो चैप्टर है, आपका जो है सिलेबस है वह लगभग 1 2 3 4 इकाइयों में बटा हुआ है। इन 4 इकाइयों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही मज़ा आएगा, वीडियो के अंतर्गत सारे मुद्दे क्लियर होंगे। इसी प्रकार से आपको सोशियोलॉजी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो सोशियोलॉजी की जाकर के देख लीजिए। अगर आपने जियोग्राफी की नहीं देखी तो उसको देख लीजिए। अगर आपने इकोनॉमिक्स की नहीं देखी तो उसको जाकर के देख लीजिए। सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स जल्दी आ जाएगा। पॉलिटिकल साइंस की नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। हिंदी की नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने देने का प्रयास करूंगा। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं किसके बारे में? बात करते हैं इकाई 1 के बारे में। इकाई 1 यहाँ पर देखिए, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जो और शेयर जरूर करें। मेरे जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोगों को जय माता दी, राम राम राधे कृष्णा। इस समय जय माता दी ज़्यादा बेस्ट है। जय माता दी ऑल ऑफ यू। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बात करते हैं इकाई 1 के बारे में। इकाई 1 का नाम क्या है आपके? पूरब एवं पूरा इतिहास के तत्व। इस जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री। तो प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि जो आपका प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल जो आप देखते नहीं हैं, मतलब ऐतिहासिक काल से जो पहले वाला काल है इतिहास का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें आप देखते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। उसके बाद में हड़प्पा वगैरह सभ्यता की जो सिंधु घाटी सभ्यता होती है वो सब जो आती हैं वो सब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आपने ये तमाम सारे मुद्दे यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे और हम देखेंगे भी। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यही सब चीज़ें मिलेंगी। मतलब कि जो प्राग ऐतिहासिक काल मतलब कि जो और आद्य ऐतिहासिक काल, जो 2 काल होते हैं इतिहास के पीरियड में, जो लंबे समय काल होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले ये पाषाण युग जो होता है, पाषाण के बाद में ताम्र युग आता है, ताम्र पाषाण युग, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता वगैरह का काल आता है। तो इनको मतलब कि हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में ऐतिहासिकता के संबंध में हम जो है इकाई 2 से प्रवेश करेंगे। आइए बात करते हैं क्या पहले पढ़ना है। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? पाषाण युग की संस्कृतियाँ पढ़नी है। पाषाण युग की संस्कृतियों में हमको पूरा पाषाण काल की संस्कृति पढ़नी है, मध्य पाषाण काल की संस्कृति पढ़नी है और नवपाषाण काल की संस्कृति पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में हमको जानना है और वहाँ की कल्चर्स के बारे में। मतलब पूरा पाषाण काल का कल्चर कैसा था, मध्य पाषाण काल का जो कल्चर था वह कैसा था, और नवपाषाण काल का जो है एक प्रकार से बात की जाए कल्चर था यानी संस्कृति थी तो कैसी थी। तो इन तीनों के संस्कृतियों के बारे में हमको चर्चा करनी है। यहाँ पर ये हम देखेंगे। उसके बाद में दूसरा है आपका प्राचीन भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति। क्या? भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति मतलब ताम्र पाषाण की जो संस्कृति हुई है और वो भी किसके? भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो ये भी भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। वैसे चूँकि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे, चूँकि और भारत के परिप्रेक्ष्य में ही कह लीजिए, बट यहाँ पर भारत वगैरह कोई देश वगैरह तो उस समय बटा नहीं था। यहाँ पर कोई देश वगैरह तो बटा नहीं था इस समय मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल में। वैसे मनुष्य था, उसको ज्ञान भी नहीं था कि यहाँ किस प्रकार से अपनी सीमा को बांटेगा। तो हमको ऐसे पढ़ना है। ठीक, उसके बाद में जब हम यहाँ पर ताम्र पाषाण युग की सभ्यता में प्रवेश करेंगे तब यहाँ पर भारत के विशेष परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। ठीक है, तो भारत की ताम्र पाषाण जो संस्कृति है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पर दूसरे पॉइंट के अंतर्गत। उसके बाद में क्या है आपके सिलेबस में संकलित? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा संस्कृति मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में और भी उसके तमाम सारे मुद्दों के बारे में यहाँ पर हमको
पढ़ना होगा। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, पहला क्या पाषाण काल, दूसरा क्या ताम्रपाषाण काल, और उसके बाद में कौन सा है आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, उसके बाद में हम इकाई 2 में प्रवेश करेंगे। इकाई 2 में हम क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इकाई 2 में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, पुरातत्व और अन्य विज्ञानों के साथ पुरातत्व का मतलब कि क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब रिलेशन जो है देखेंगे अदर सोशल साइंसेस के बारे में, किससे, आर्कोलॉजी का। तो आर्कोलॉजी का संबंध देखेंगे, इंटर रिलेशनशिप देखेंगे किससे किससे, तो अन्य जो विज्ञान है उन विज्ञानों से देखेंगे किस प्रकार से जो आर्कोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है वह किस प्रकार से अन्य विज्ञानों से संबंध रखता है और कितनी भिन्नता रखता है, इसको हम देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ओके, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इतना चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, भारत में पुरातत्व का विकास। भारत में पुरातत्व का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, यहाँ पर हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। मतलब भारत में जो पुरातत्व है यानी आर्कोलॉजी जो है उसका विकास कैसे कैसे हुआ, इसके क्रम को देखने का प्रयास यहाँ पर मेरा रहेगा और निश्चित तौर पर आपको अच्छे तरीके से समझाने का भी प्रयास रहेगा। और ध्यान रखेंगे इस सभी को लेकर के एक हमने मॉडल पेपर के तौर पर प्राचीन इतिहास का पेपर जो है 2 का और पेपर 1 का सभी का एक मॉडल पेपर पढ़ा होगा, न्यू मॉडल पेपर 2021 के अकॉर्डिंग। और मॉडल पेपर के तहत उसके अंतर्गत हमने क्या बताया है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मतलब कि एक ही वीडियो के अंदर लगभग 1 घंटे 22 मिनट की वीडियो होगी लगभग। तो उसमें हमने क्या बता दिया है, पूरे के पूरे जो है आपका जो टॉपिक है, मतलब कि पूरा का पूरा जितना सिलेबस है उस सिलेबस से सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हमने आपको जानकारी दे दी है। मतलब एक ओवरव्यू अगर आपको लेना है तो उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ओवरव्यू मिल जाएगा और भी वीडियो आपके सामने देने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो भारत में पुरातत्व का विकास कैसे कैसे हुआ इसको देखेंगे। उसके बाद में प्राचीन स्थलों का पता लगाने के तरीके, अर्थात जो प्राचीन स्थल हैं वो पुराने स्थल हैं, पुरानी जो साइट्स हैं उन साइट्स को यानी कि जो एंसेंट साइट्स हैं मतलब साइट्स हैं उनका पता हम कैसे लगाएं, जो प्राचीन स्थल हैं उनका हम पता लगाएं कैसे, उसका कोई ना कोई तरीका होगा। तो उन्हीं तरीक़ों के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जानेंगे हम वीडियो के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर पॉइंट, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, खुदाई के प्रकार और तरीके। चूँकि आपने देखा होगा लोथल हो चाहे कालीबंगा हो या अन्य प्रकार के जो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, ये सारी की सारी सभ्यता कहीं ना कहीं पे खुदाई के तदुपरांत प्राप्त हुई हैं। और जब ये सारी की सारी सभ्यता खुदाई के तदुपरांत प्राप्त हुई हैं तो इसी संबंध में हम खुदाई क्या होती है, खुदाई के बारे में अवश्य जानने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको सिलेबस में ही शामिल कर दिया गया क्या, खुदाई के प्रकार और खुदाई के तरीके, कितनी तरीके होते हैं खुदाई करने के, कैसे कैसे किया जाता है, तो पूरा मुद्दा यहाँ पर जानने का प्रयास। तो खुदाई करने के प्रकार यानी कितने प्रकार से खुदाई की जाती है और किन किन तरीकों के माध्यम से खुदाई की जाती है, इन तीनों चारों मुद्दों पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, उत्खनन। उत्खनन के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम उत्खनन करते हैं और उत्खनन के परिणाम कौन कौन से होते हैं। उत्खनन के परिणाम में जैसे कि हमने उत्खनन किया, हमने कोई मुद्दा या फिर किसी की खुदाई की, कोई तमाम सारे जो है स्थलों की खुदाई की, तो उन स्थलों पर हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई उनको देखेंगे। तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर विशेष रेफरेंस देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पर हम विशेष संदर्भ में हस्तिनापुर और लोथल इन दोनों पर जो है चर्चा करेंगे। ओके, ये आपके सिलेबस में संकलित है। और उसके बाद में हम इकाई 3 में प्रवेश करेंगे। इकाई 3 आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। इकाई 3 में जो है आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, पहला मुद्दा क्या है, भारत में लेखन की उत्पत्ति। मतलब भारत में जो है लेखन यानी अर्थात लिखने की जो परंपरा है कैसे लिखी जाने लगी, मतलब कि कैसे भारत में लिखना कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, क्या किन स्थितियों में भारत में लेखन कला जो है विकसित होती है। तो भारत में लेखन की उत्पत्ति हम देखेंगे, क्या देखेंगे, लेखन की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक, उसके बाद में उसकी पुरातनता देखेंगे, मतलब कि कितनी प्राचीन हो चुकी है। मतलब प्राचीन से लेकर के हम देखेंगे कितनी प्राचीन, मतलब पुरातनता मतलब क्या होता है, प्राचीन, किस प्रकार से प्राचीनता के साथ हमारे सामने वो जो है उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के बाद में किस प्रकार से हमारे सामने नई होती चली आई है। तो यहाँ पर प्राचीन और एक प्रकार से नवीनतम मुद्दों को देखने का प्रयास। उसके बाद में हम प्राचीन भारत में लेखन सामग्री, प्राचीन भारत में लेखन में सामग्री, किन किन सामग्रियों का प्रयोग करके हम लेखन शैली अपनाते थे, लेखन किया करते थे, किन किन शैलियों का माध्यम करके या फिर किन शैलियों के माध्यम से या किन शैलियों को आधार बना करके हम लेखन कला को सुदृढ़ बनाते थे और अच्छा दिखने के लिए एक प्रकार से प्रेरित करते थे। तो प्राचीन भारत की मैं बात कर रहा हूँ विशेष संदर्भ में, चूँकि प्राचीन इतिहास ही हम पढ़ रहे हैं, एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन भारत में लेखन सामग्रियों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में क्या है, मौर्य ब्राह्मी लिपि। और ये लिपि जो होती है, लिपि मतलब क्या होता है, लिखना। लिपि मतलब होता है सीधा सीधा लिखने की कला या लिखने का तरीका।
तो समझिए इसको, मतलब जैसे जो हमने यहाँ पर लिखा, मानते हैं हमने लिखा यहाँ पर राम, ये राम जो हमने लिखा ये भी राम है, और ये भी हमने क्या लिख दिया, राम लिख दिया, तो ये भी हमने राम लिखा। तो ये राम जो है कैसी लिपि में है भाई, ये देवनागरी लिपि में। क्या किस में है, ये देवनागरी लिपि में, मतलब कि जो जिस भाषा, हिंदी जो लिखा जाती है, हिंदी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, लेकिन ये राम जो है यह भी हिंदी का ही शब्द है, ये राम भी हिंदी का शब्द है, लेकिन इसको हमने देवनागरी लिपि में लिखा और इसको हमने क्या लिखा, रोमन लिपि में, मान लेते हैं हमने इसको लिखा, इसको हमने क्या लिखा, रोमन लिपि में। मतलब लिखने की जो शैली होती है, जो ध्वन्यात्मक वर्ण होते हैं, उन ध्वन्यात्मक वर्णों को लिखने की शैली को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और उसी लिपि जो कि मौर्य में लिखी जाती थी, मौर्य वंश की जो लिपि थी, इसको ब्राह्मी लिपि, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही विकास हुआ किसका, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसमें होता था, संस्कृत भाषा लिखने में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था, और साथ ही साथ ब्राह्मी लिपि से ही विकास हुआ किसका, देवनागरी लिपि का। ओके, किसका विकास हुआ भाई, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो मौर्य वंश में या मौर्य काल में जो ब्राह्मी लिपि थी वह कैसी थी, उसके हम जो है एक प्रकार से ढांचे पर, उसके जो विशेषताएं हैं या समानताएं हैं प्रमुख रूप से, उन पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में क्या, चौथा मुद्दा यहाँ पर देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कौन कौन से स्रोत होते हैं प्राचीन इतिहास जानने के, कौन कौन से स्रोत होते हैं प्राचीन इतिहास जानने के। इसको जानने के साथ ही साथ हमको विशेष संदर्भ में क्या देखना है कि स्रोत के रूप में शिलालेख, मतलब शिलालेखों से हमको किस प्रकार से प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। यह बात मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, कहाँ पर, 4 नंबर पॉइंट में, इकाई 3 के अंतर्गत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत की दृष्टि से या के रूप में हम शिलालेखों के बारे में देखेंगे। शिला मतलब क्या होता है, पत्थर, शिला मतलब क्या होता है, पत्थर, और लेख मतलब क्या होता है, लिखना, लेख मतलब क्या होता है, लिखना। तो जब पत्थर पर, वैसे कि पहले के लोग क्या करते थे, उनके पास कागज़ और ये सब पेन तो था नहीं पहले, तो कहीं ना कहीं पे पहले भोजपत्र वगैरह भी नहीं चलता था, तो वहाँ पर क्या लिखते थे लोग, जैसे कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वो अपनी गुण गाथाओं को, अपने वर्चस्व को, अपने द्वारा जो है जीती गई, जो मतलब उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियाँ होती हैं, उन उपलब्धियों को, या फिर कोई संदेश देना हुआ, उन संदेशों को शिला में, मतलब पत्थर में लिखवा देते थे, काट काट करके उसको। तो वो जो मिलता है ना, अर्थात शिलालेख किस प्रकार से था, इसके बारे में देखने का प्रयास हम करेंगे। उसके बाद में क्या देखेंगे, इकाई जो है 4th, इकाई 4 के बारे में हम चर्चा करेंगे। इकाई 4 में जैसे पहुंचते हैं तो हम यहाँ पर सिक्कों के बारे में देखेंगे, और भारत में सिक्कों की उत्पत्ति कैसे होती इसको देखेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पर भारत में लेखन शैली की उत्पत्ति देखी थी, उसी प्रकार से यहाँ पर हम सिक्कों की उत्पत्ति देखने का प्रयास करेंगे। किसकी उत्पत्ति, सिक्कों की उत्पत्ति, और कहाँ पर, तो इंडिया में, मतलब भारत में। ठीक, तो भारत में सिक्कों की उत्पत्ति कैसे होती है, और उत्पत्ति के साथ साथ उसकी पुरातनता पर भी हम नज़र डालेंगे। ठीक, तो पुरातनता मतलब क्या होता है आपका, एक प्रकार से किस प्रकार से उत्पत्ति के बाद में धीरे धीरे उसका विकास कैसे हुआ, ठीक, इसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। प्राचीन से लेकर के थोड़ा सा नवीन तक भी देखने का प्रयास रहेगा। आगे आपका प्राचीन भारत में सिक्के जारी करने के अधिकार, मतलब प्राचीन भारत की बात की जाए, एंसेंट भारत में, ठीक है, सिक्के जारी करने के, यानी सिक्का अगर बनाना है या जारी करना है, तो जारी करना बनाना मतलब एक ही बात है। सिक्का जारी करने का अधिकार किसको होता था, किसको नहीं होता था, किन किन चीज़ों के जो है होने पर आप सिक्का जारी कर सकते थे, किन चीज़ों के नहीं होने पर आप सिक्का नहीं जारी कर सकते थे, और क्या क्या आवहर्ताएँ होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए थी जो है सिक्का जारी करने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास। ये मुद्दों को यहाँ पर देखने का प्रयास रहेगा। उसके बाद में प्राचीन भारत में सिक्कों के निर्माण की तकनीकी, प्राचीन भारत में जो टेक्नोलॉजी थी वह टेक्नोलॉजी सिक्का बनाने के लिए जो उपयोग की जाती थी, उन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत में सिक्कों के निर्माण की तकनीकी, मतलब सिक्के बनाने का जो टेक्निक होता था, जो तरीका होता था, उन तरीक़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और कहाँ के, तो प्राचीन भारत के। प्राचीन भारत में सिक्के कैसे बनाए जाते थे, किन तरीक़ों से, किन मशीनों से, और किस प्रकार से होता था, कौन सी मोहर वगैरह लगती थी, क्या क्या चीज़ें छपा होता था, ये मुद्दे यहाँ पर देखने का प्रयास। उसके बाद में आते हैं हम चौथे नंबर पॉइंट पर। चौथे पॉइंट में लिखा यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में, मतलब प्राचीन इतिहास के स्रोत में एक सिक्के भी एक प्रकार से मुख्य भूमिका निभाते हैं। हमने बताया था कि पुस्तकों के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानते हैं, शिलालेखों के माध्यम से हम जो है इतिहास के बारे में जानते हैं। हमने आपको बताया था
कि जो है हम सिक्कों पर छपे जो मुद्रण या फिर जो चीज़ें वहाँ पर सिक्कों पर छपी होती हैं उनके माध्यम से सिक्के हमें को मिल जाते हैं, तो हम उनका कार्बन डेटिंग करके पता लगा लेते हैं कि सिक्के कितने साल पुराने हैं। तो कहीं ना कहीं पे सिक्कों के माध्यम से जो है कुछ जो है जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके माध्यम से हम इतिहास का पता लगाते हैं। सब इतिहास जानने के स्रोत होते हैं, कुछ पुस्तकें लिखी जाती हैं, तो कई प्रकार के स्रोत होते हैं इतिहास को जानने के। तो इसी श्रृंखला में प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं उन स्रोतों में एक स्रोत होता है आपका सिक्का वाला स्रोत। तो उसी के रूप में हम सिक्के को देखने का प्रयास करेंगे, यानी अर्थात प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत में जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा था, प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत में हमने क्या देखा था, शिलालेख। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से सिक्कों के माध्यम से हम इतिहास जानते हैं और कैसे पता लगाते हैं कि कितना साल पुराना सिक्का है और वहाँ पर किस प्रकार का शासन वगैरह चलता था। कुछ मात्रा में हमको जानकारी सिक्कों के माध्यम से मिल जाती है। ओके, उसके बाद में क्या है, कुछ सिक्कों जैसे कुछ विशेष संदर्भ में सिक्के हैं, जैसे कि पहला है पंच चिन्हित सिक्का। क्या है, पंच चिन्हित सिक्का। और दूसरा कौन सा है, गुप्त सोने का सिक्का। गुप्त मतलब क्या होता है, गुप्त काल का। तो गुप्त काल का जो सोने का सिक्का था, गुप्त काल में चूँकि गुप्त काल को क्या कहा जाता है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है, इतिहास का स्वर्णकाल। इतिहास का स्वर्णकाल कौन सा है, गुप्ता पीरियड, मतलब गुप्त काल है। क्योंकि यहाँ पर सोने के सिक्के भी एक प्रकार से अच्छी खासी मात्रा में चल रहे थे, तो इसको क्या कहा था, स्वर्णकाल। और इसमें विशेष संदर्भ में बात की जाए तो जो यहाँ पर जो है एक प्रकार से कल्चर चाहे जो है इंडियन जो है आर्ट हो चाहे कल्चर हो, आर्ट या कल्चर के क्षेत्र में बात की जाए तो यहाँ पर विकास अधिक मात्रा में इसी युग में होता है। कहाँ पर, तो जो है गुप्त काल में, गुप्ता पीरियड में। तो इसीलिए इसको इतिहास का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और यहाँ पर सोने के सिक्के फेमस थे। तो यहाँ पर एक पंच चिन्हित सिक्कों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। क्या होता है पंच चिन्हित सिक्का, आहत सिक्का, बहुत सारे मतलब आहत सिक्के होते हैं। तो जो हम चर्चा करेंगे चैप्टर वाइज वीडियो, तो उसमें बताने का प्रयास करेंगे सारी मुद्दों को। और गुप्त सोने के सिक्के को देखेंगे, उसकी समान विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो समान विशेषताएं किसकी, पंच चिन्हित सिक्कों की, गुप्त सोने के सिक्कों की, आहत सिक्कों की, इन सभी सिक्कों की विशेषताओं के बारे में भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हुई, एक बार फिर से समझ लीजिए सभी लोग। इकाई 1 के बारे में हम बताएं तो पूरब एवं पूरा इतिहास के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ प्री एंड प्रेटो हिस्ट्री के बारे में चर्चा करनी होती है। मतलब पाषाण युग की संस्कृतियों के बारे में, जिसमें हम पूरा पाषाण काल की संस्कृति, मध्य पाषाण काल की संस्कृति और नव पाषाण काल की संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पर हम भारत की ताम्र पाषाण की संस्कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। ताम्र पाषाण में कैसी संस्कृति रही है भारत में, उसको देखेंगे। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट इकाई 2 में प्रवेश करेंगे। इकाई 2 में हम पुरातत्व और अन्य विज्ञानों के साथ में पुरातत्व का जो संबंध है उस संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में भारत में पुरातत्व का विकास देखेंगे कैसे कैसे हुआ। उसके बाद में प्राचीन स्थलों का पता लगाने के जो विभिन्न तरीके होते हैं उन तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में खुदाई के प्रकार देखेंगे और खुदाई के तरीके देखेंगे, किस प्रकार से खुदाई की जाती है और कौन सा तरीका माध्यम मतलब कौन सी टेक्निक अपना करके खुदाई किया जाता है। और खुदाई करने के उपरांत यानी उत्खनन के जो परिणाम निकलते हैं उनमें हम हस्तिनापुर और लोथल के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है इकाई 3 में हम भारत में लेखन की उत्पत्ति देखेंगे। उसके बाद में पुरातनता देखेंगे। उसी के साथ साथ प्राचीन भारत में लेखन सामग्री देखेंगे। मौर्य ब्राह्मी लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में जो कुछ शिलालेख हमको मिलते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। शिलालेख मतलब होता है पत्थर, ठीक, पत्थर पर लिखा हुआ जो मटेरियल मिले हमको शैली में, तो उसको देखेंगे। उसके बाद में इकाई जो है 4 में प्रवेश करेंगे। इकाई 4 में हम भारत में सिक्कों की उत्पत्ति देखेंगे और उनकी कैसे कैसे सिक्कों का विकास हुआ, कौन कैसे कैसे पूरे जो है सिक्के थे, उनकी प्राचीनता के बारे में, पुरातनता के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में प्राचीन भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किन लोगों को होता था, किन लोगों को नहीं होता था, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या देखेंगे, प्राचीन भारत में सिक्के निर्माण के यानी सिक्कों के निर्माण की जो तकनीकी यानी टेक्निक होती हैं उन टेक्निक्स के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में जो सिक्के होते हैं उन सिक्कों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में पंच चिन्हित सिक्के हैं और नेक्स्ट है आपका गुप्त सोने का सिक्का। तो गुप्त सोने का सिक्का और पंच चिन्हित सिक्का, इन दोनों सिक्कों की सामान्य विशेषताओं के बारे में हमको चर्चा करनी है। आहत सिक्कों के बारे में भी यहीं पर हम देख लेंगे, ठीक है। आहत सिक्का क्या होता है, एग्जाम्स में लगातार प्रश्न बने हैं आहत सिक्कों को लेकर के, इसलिए हमने आहत
महासिक्कों के बारे में बताया। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग शेयर करिएगा। जय माता दी। चलिए भाई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग। सारे मुद्दे क्लियर हुए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। सिलेबस आपका जटिल होता है, लेकिन उसको जैसे कि आप किताब से सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखा है कि सिलेबस वो नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन कोई भी विषय पढ़ना हो आपको तो सिलेबस सबसे पहले ध्यान में रखें। आपको सिलेबस पता होना चाहिए अपने जो भी पढ़ने जा रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2, चाहे सेमेस्टर 1 में हो, चाहे सेमेस्टर 2 में हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कैसी भी व्यवस्था आप में हो, तो पढ़ना आपको सिलेबस तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका सिलेबस क्या है। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में यही सिलेबस आपका फॉलो होता है। अगर आप प्राचीन भारत के तत्व, यानी कि यहाँ पर पेपर का नाम है जो है भारतीय पुरातत्व के तत्व, अगर आपके पेपर का नाम है मतलब कि एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी अगर आपके पेपर का नाम है तो निश्चित तौर पर आपको यही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। आप ध्यान रखेंगे प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट एक बार सभी लोग ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, ओके। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ओके। चलिए जाइए अपना सभी लोग माता रानी का पूजा अर्चना, बंदन, मनन, चिंतन इत्यादि करिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके। धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।